हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में क्लास 12 सोशियोलॉजी समाज शास्त्र का एक वायरल 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए मॉडल पेपर लेकर आए हैं जो आपके समाज शास्त्र के पेपर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये वायरल मॉडल पेपर आज हम सॉल्यूशन के साथ में आपको बताने वाले हैं। ठीक है, इसमें बताए गए एक एक क्वेश्चंस को आप लोगों को अभी से तैयार कर लेना है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 134 WC पेपर कोड है, 640 ये कोड है, पूर्णांक 100 नंबर का है, समय 3 घंटा 15 मिनट का है। ठीक है, उसके बाद में देखिए नोट में इसी नोट के हिसाब को आप पढ़ लीजिए और इसी के हिसाब से आपको बोर्ड एग्जाम में हर एक प्रश्न का उत्तर लिखना है। ठीक है, प्रारंभ में ये 15 मिनट पेपर को पढ़ने के लिए दिया जाता है हर एक सब्जेक्ट में। ठीक है, निर्देश में है कि सभी प्रश्न अनिवार्य है, प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित है, जो भी प्रश्न का उत्तर यानी जितने शब्दों में लिखेंगे उतना अंक निर्धारित होगा। उसके बाद में निर्देश देख लीजिएगा कि 1 से 10 तक बहुविकल्पीय, फिर 11 से 20 तक अति लघु उत्तरीय, 21 से 26 तक लघु उत्तरीय और 27 से 29 तक विस्तृत उत्तरीय प्रश्न इसमें इंक्लूड है। ठीक है, तो देख लेते हैं 10 बहुविकल्पीय प्रश्नों को, चलिए देख लेते हैं जो कि समाज शास्त्र का है। देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न है और सबसे पहला बहुविकल्पीय प्रश्न क्या पूछा गया है, देख सकते हैं। कास्ट एंड सोशल स्ट्रेटिफिकेशन अमंग मुस्लिम इन इंडिया के लेखक कौन है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, आपके बुक के हर एक चैप्टर के क्वेश्चंस इसमें आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा इम्तियाज अहमद। ठीक है, यानी पहले नंबर क्वेश्चन का आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। इम्तियाज अहमद पर आप टिक लगाइएगा। ठीक है, कास्ट एंड सोशल स्ट्रेटिफिकेशन अमंग इन इंडिया जो लेखक की पुस्तक, देखिए बोर्ड एग्जाम में खासकर सोशियोलॉजी की मैं बात कर रहा हूँ, आपके हर 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 2 तो बुक के ही नाम मिल जाएंगे, यानी इस पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपका बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, राज्य क्या है भैया। राज्य एक संस्था है, एक समुदाय है, एक समूह है या एक समिति है। तो भैया इनमें से एक समिति वाले पर टिक लगाइएगा, यानी दूसरे नंबर का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए 3 नंबर। यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है बहुविकल्पीय का, कि पावर एलिट किसकी रचना है। जो पावर एलिट रचना है ये किसकी है, तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ए हो जाएंगे, सी राइट मिल्स हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, जो कि 3 का ए ऑप्शन सही है। ठीक है, एक एक नंबर का है तो सारे क्वेश्चंस को तैयार कर लेना है। मैं अपने चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आता रहता हूँ। 4 नंबर क्वेश्चन है कि किसके प्रयासों से सती प्रथा का अंत हुआ था। तो राजा राम मोहन राय जी हो जाएंगे, ज्योतिबा फूले, विद्यासागर या रविंद्रनाथ टैगोर। तो इनमें से आप सभी को पता होगा राजा राम मोहन राय हैं, जो कि 4 नंबर का ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जातीय नियोग्यता निवारण अधिनियम पारित कब किया गया था। तो ये जो भैया पारित किया गया था, ये पारित किया गया था 1950 में, यानी वर्ष 1950 में ये नियोग्यता अधिनियम पारित किया गया था। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, हरित क्रांति का मुख्य कारक है। तो हरित क्रांति का जो मुख्य कारक है इसमें रासायनिक खाद और बीज हो जाएगा। ठीक है, यानी 6 नंबर का जो हरित क्रांति का कारक है ये रासायनिक खाद और बीज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या है कि टाइपराइटर मशीन का आविष्कार किसने किया। ये भी भैया सोशियोलॉजी में पूछा जाता है। ठीक है, तो भैया टाइपराइटर जो मशीन का आविष्कार किया था जोहान गुटनबर्ग हो जाएंगे। 7 नंबर का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट इस बार 95% का टारगेट अचीव करना चाहते हैं, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, 1 ही सेकंड लगेगा स्टूडेंट। और मैं अपने चैनल पर ऐसे ही वीडियोज लेकर आता रहता हूं और आपकी जो हमारे आर्ट के स्टूडेंट हैं मैं उनकी पूर्ण रूप से तैयारी इस चैनल पर करा रहा हूं। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हमारी नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, पंचायतों में, ठीक है देखिए पंचायतों में महिलाओं के लिए कुल कितना आरक्षण निश्चित है। तो भैया 33% निश्चित है। 8 नंबर का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में ऑप्शंस दिए जाएंगे और आपको आंसर चुनकर बताना होगा और कॉपी में लिखना होगा। 9 नंबर है कि प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी के लेखक कौन है। तो भैया हर्बर्ट स्पेंसर हो जाएंगे। 9 नंबर का ए ऑप्शन आपका हो जाएगा।
10 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में, यहाँ पर देखिए, निम्न में आर्य महिला समाज स्थापना किसके द्वारा की गई। तो भैया यहाँ पर नाम में ही देख सकते हैं आर्य की बात हो रही, तो आर्य समाज हो जाएगा, जो कि 10 नंबर का डी ऑप्शन हो जाएगा। और इसको यानी इसकी स्थापना पंडिता रमाबाई ने की है। ठीक है, पंडिता रमाबाई जी हो जाएंगी, जो कि 10 नंबर का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, आर्य समाज। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए हमारे 10 कौन से आएंगे, 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्न आएगा, जो कि एक प्रश्न 3 नंबर का सोशियोलॉजी में होता है। ठीक है, मैंने शुरू में ही आपको बता दिया था कि मैं प्रश्न का आपको उत्तर भी देने वाला हूँ, तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, सोशियोलॉजी का। यहाँ पर देखिए 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, अति लघु उत्तरीय का पहला क्वेश्चन है। देखा जाए तो उत्तर देखिए, क्वेश्चन है कि सामाजिक अस्थिरीकरण की कुछ विशेषताएं बताइए। हमें कुछ विशेषताएं बतानी है, तो उत्तर में देखिए सामाजिक अस्थिरीकरण की कुछ विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं, यानी कुछ इस प्रकार से हैं। जैसे सबसे पहला पॉइंट देखिए, इसमें है सामाजिक अस्थिरीकरण व्यक्तियों के बीच की विभिन्नता का परकाय ही नहीं बल्कि समाज की एक विशिष्टता है। ठीक है, दूसरा है इसमें कि सामाजिक अस्थिरीकरण पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहता है। भैया ये क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी। ठीक है, हमारे माता पिता, ठीक है, फिर हमारी शादी होगी, हमारे भी बच्चे होंगे, उनके भी बच्चे होंगे, तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहता है। ठीक है, 3 नंबर है कि सामाजिक अस्थिरीकरण को विश्वास या विचारधारा द्वारा समर्थन मिलता है। भैया ये क्या है, इसको विश्वास या विचारधारा द्वारा समर्थन मिलता है। ठीक है, तो जो 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि सामाजिक अस्थिरीकरण की विशेषताएं बताइए, 3 प्रकार की विशेषताएं बताइए, 3 नंबर दे दिया जाएगा एग्जामिनर की तरफ से। ठीक है, और ये मॉडल पेपर आप लोगों को चाहिए तो इंस्टाग्राम की आईडी फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर मैं दे देता हूँ। ठीक है, और व्हाट्सअप चैनल भी फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पर भी मैं प्रोवाइड करा देता हूँ, टेलीग्राम पर भी मैं देता हूँ। ठीक है, सभी को फॉलो कर लीजिए, जितने भी हमारे सोशल मीडिया हैंडल हैं फॉलो कर लीजिए, मैं कुछ ना कुछ आपको बोर्ड से रिलेटेड बताता ही रहता हूँ। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि आधुनिक तरीके की प्रथम जनगणना की शुरुआत कब और कहाँ से हुई। ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, उत्तर देखिए आधुनिक तरीके की जनगणना सर्वप्रथम 1790 ईस्वी में अमेरिका से शुरू हुई। 19वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में यूरोप ने इस पद्धति को अपनाया। ठीक है, 19वीं सदी में भैया यूरोप में ये पद्धति अपनाया, और भारत में जनगणना की शुरुआत अंग्रेजों के शासनकाल में 1867 से 1872 के मध्य आरंभ हुआ। भारत में पहली जनगणना 1872 में प्रारंभ हुई थी। ठीक है, तो 12 नंबर भी क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बेसिकली 25 शब्दों में हमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर देना होता है, और 3 नंबर एग्जामिनर देता है हमें उसके लिए। आपकी बुक में भी लिखा होगा, देख सकते हैं मॉडल पेपर में। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि औद्योगिकरण की 3 विशेषताएं बताइए। हमें भैया 3 ही विशेषताएं बताना है। उत्तर देखिए औद्योगिकरण की 3 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। देखिए सबसे पहला इसमें ये मानवीय शक्ति की अपेक्षा मशीनी शक्ति पर बल देता है। ठीक है, दूसरा है इसके कारण प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। ठीक है, तीसरा है ये प्राकृतिक संसाधनों के अधिकतम तथा योजनाबद्ध दोहन पर बल देता है। ठीक है, तो जो औद्योगिकरण की 3 विशेषताएं बताना था सोशियोलॉजी के, मैंने बता दिया है। ऐसा ही आप लोगों को 2025 बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, 2025 बोर्ड एग्जाम आपका आएगा, उसमें ऐसे ही पेपर को आप लोगों को हल करना है। ठीक है, ऐसे ही पेपर को आप जब हल करेंगे, ठीक है, तो आपको काफ़ी क्वेश्चंस सीखने को मिलेगा, काफ़ी क्वेश्चंस आएंगे बोर्ड एग्जाम में, और इन क्वेश्चनों को तैयार कर लीजिएगा, यानी याद कर लीजिएगा, क्योंकि आएगा तो लिखना पड़ेगा। ठीक है, जब आएगा तो आप देखेंगे, और मैं जितने भी मॉडल पेपर करा रहा हूँ सारे प्रश्नों को लिखकर तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 14 नंबर। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया 3 नंबर का कि ब्रिटिश भारत की सरकार ने अनुसूचित जातियों के लिए अनुसूचियाँ कब तैयार की, उसमें क्या वर्णित था, यानी उसमें क्या लिखित था। देखिए उत्तर है ब्रिटिश भारत की सरकार ने वर्ष 1935 में अनुसूचित जातियां एवं जनजातियों की अनुसूचियां तैयार की, जिनमें उन जातियों तथा जनजातियों के नाम दिए गए थे जिन्हें उनके विरुद्ध बड़े पैमाने पर किए गए भेदभाव के कारण विशेष व्यवहार का पात्र माना गया था। ठीक है, तो जो 14 नंबर क्वेश्चन था इसका भी आंसर आप देख सकते हैं, 3 नंबर का था, मैंने बता दिया है।
ठीक है, बारीकी से आप लोग समझना चाहते हैं तो वीडियो को रोककर आराम से सारे क्वेश्चंस के आंसर को समझ लीजिए। ठीक है, 14 के बाद में 15 नंबर क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, सोशियोलॉजी का ये वीडियो है। स्वतंत्रता के बाद भारत की कृषि में कौन से मुद्दे अति महत्वपूर्ण थे? ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण थे मुद्दे। तो उत्तर में देखिए, स्वतंत्रता के बाद भारत की कृषि में निम्नलिखित मुद्दे महत्वपूर्ण हैं। देखिए, सबसे पहला है भारत में कृषि पैदावार का कम होना। ठीक है, ये मुद्दा हो गया। दूसरा है भारत का आयातित अनाज पे अधिक निर्भर होना। तीसरा है ग्रामीण जनसंख्या के एक बड़े भाग में अत्यधिक गरीबी का होना। ये स्वतंत्रता के बाद भारत की कृषि में मुद्दे अति महत्वपूर्ण हैं। भारत का आज़ादी कब मिला? 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, और उसके समक्ष में कृषि के मुद्दे ये महत्वपूर्ण है। 3 मुद्दे बताए गए, 3 नंबर दे दिया जाएगा। ज़्यादा बड़े में इसका उत्तर नहीं लिखना होता है, जिसमें लिखने के लिए होता है उसमें आप लिखिएगा। ठीक है, क्योंकि आपको और भी क्वेश्चंस करना पड़ेगा। 16 नंबर देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन है कि संविदा कृषि से आप क्या समझते हैं? ठीक है, संविदा कृषि से आप क्या समझते हैं? उत्तर देखिए क्या है। देखिए, संविदा कृषि पद्धति में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा उगाई जाने वाली फसलों का चुनाव होता है। एक ही कंपनी अपनी जानकारी तथा कार्यकारी पूंजी भी देती है। बदले में किसान बाजार की ओर से आश्वस्त रहता है, क्योंकि कंपनी पूर्व पर निर्धारित तय मूल्य पर उपज के क्रय का आश्वासन देती है। यानी भैया, जब कंपनी के द्वारा जो अनाज है कंपनी में पूर्व निर्धारित तय मूल्य पर उपज के क्रय का आश्वासन देती है। ठीक है, तो संविदा कृषि किसे कहते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसका आंसर भी मैंने आपको बाकायदा बता दिया है। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए कि सामाजिक आंदोलन की विभिन्न प्रकारों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, हमें विभिन्न प्रकारों का उल्लेख करना है। 3 नंबर का आपका ये क्वेश्चन है। उत्तर देखिए, सामाजिक आंदोलनों को निम्न 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहला है उदारवादी सामाजिक आंदोलन। दूसरा है प्रतिदानात्मक सामाजिक आंदोलन। तीसरा है क्रांतिकारी सामाजिक आंदोलन। ठीक है, तो ये सामाजिक आंदोलन के विभिन्न प्रकार हैं जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन है और इसमें बेसिकली 3 ही इसमें मैंने बताया है। ठीक है, ये देखिए 3 इसमें मैंने बताया, पूरा डिटेल में बताया कि सामाजिक आंदोलन क्या होता है, इसके विभिन्न प्रकार क्या होते हैं। ठीक है, 3 नंबर आपको दे दिया जाएगा। अब चलिए देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। देखिए, अस्पृश्यता के 3 मुख्य आयाम कौन कौन से हैं, इसके बारे में बताइए। उत्तर है अस्पृश्यता के 3 प्रमुख आयाम अपना बहिष्कार, अनादर एवं अधीनता और शोषण। अस्पृश्यता की घटना को परिभाषित करने के लिए ये तीनों आयाम महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये भी हमारा हो गया, जो कि 3 नंबर का क्वेश्चन था ना, ये भी बता दिया है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए कि पंचायत के कोई 3 उत्तरदायित्व पर चर्चा कीजिए। भैया, पंचायत के किन्हीं हमें 3 उत्तरदायित्व पर चर्चा करना है। 3 नंबर का क्वेश्चन है। उत्तर चलिए देख लेते हैं। देखिए, पंचायतों को निम्नलिखित प्रकार के उत्तरदायित्व प्राप्त है। सबसे पहला है आर्थिक विकास के लिए योजनाएं व कार्यक्रम बनाना। ठीक है, दूसरा है सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करने वाले कार्यक्रमों को चलाना। तीसरा है शुल्क, ब्रैकेट में देखिए यात्री शुल्क कॉमा लगकर है, यात्री कर, जुर्माना, अन्य कर आदि लगाना व एकत्र करना। ठीक है, ये पंचायत के कोई 3 उत्तरदायित्व हैं जो चर्चा किया गया है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा अति लघु उत्तरीय का। देखिए, मैकाइवर एवं पेज ने जाति को किस प्रकार परिभाषित किया, यानी इन समाजशास्त्री के अनुसार हमें बताना है, जो कि मैकाइवर एवं पेज काफ़ी फेमस नाम है समाजशास्त्र में। इनके अनुसार जाति की क्या परिभाषा है? देखिए, उत्तर है मैकाइवर एवं पेज के अनुसार जब सामाजिक व्यवस्था पूर्णतया निश्चित हो, जो जन्म से ही मनुष्य के भाग्य को निर्धारित कर दे, जीवन पर्यंत उसके परिवर्तन की कोई आशा ना हो, तब वो वर्ण जात का स्वरूप धारण कर लेते हैं। तब वो क्या है भैया, वर्ण जात का स्वरूप धारण कर लेती हैं। ठीक है, तो ये हमारा 20 जो कि क्वेश्चन था अति लघु उत्तरीय का। प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का था, तो 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो 30 नंबर आपका अति लघु उत्तरीय में पक्का हो जाएगा। ऐसे ही आप लोगों को क्वेश्चंस को तैयार करना है। अब चलिए देख लेते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न को। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न कितना पूछा जाता है आपका? 6 क्वेश्चन पूछा जाता है। कितने नंबर का होता है?
प्रत्येक क्वेश्चन 6 ही नंबर का होता है। तो 6 चौके 24, ठीक है, 6 पंचे 30, छक्का के 36, ठीक है। तो ये आपका 36 नंबर का हो जाता है लघु उत्तरीय प्रश्न। इसका शब्द सीमा होता है 50 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर देना होता है। लघु उत्तरीय का सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्या पूछा गया है कि भारतीय लोकतंत्र में राजनीतिक दल और हित समूह का महत्व बताइए। 6 नंबर का क्वेश्चन है। उत्तर के साथ में हम आपको बात करेंगे। देखिए उत्तर देखिए, भारतीय लोकतंत्र में राजनीतिक दल और हित समूह का विशेष महत्व है। राजनीतिक दल सरकार के लोकतांत्रिक प्रारूप में मुख्य भूमिका अदा करते हैं। एक राजनीतिक दल को निर्वाचन प्रक्रिया द्वारा सरकार पर न्यायपूर्ण नियंत्रण स्थापित करने की ओर उन्मुख संगठन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। विभिन्न हित समूह राजनीतिक दलों की प्रभावित करने के लिए कार्य करेंगे। जब किसी समूह को लगता है कि उसके हित की बाल, यहाँ पर देखिए उसके हित की बात, यहाँ पर बाल लिख गया है, बात यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है। कंप्यूटर में गड़बड़ हो जाता है स्टूडेंट, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। उसके हित की बात नहीं की जा रही है तो वो एक अलग दल बना लेता है या फिर ये दबाव समूह बना लेता है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन हमारा पूछा गया था कि भारतीय लोकतंत्र में राजनीतिक दल और हित समूह का क्या महत्व है, ये मैंने बता दिया आपको 21 नंबर क्वेश्चन में, देख सकते हैं आप बाकायदा। उसके बाद में देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, परिवार के विभिन्न रूप क्या हो सकते हैं। भैया संक्षेप में बताना है कि परिवार के विभिन्न रूप क्या हो सकते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है। उत्तर में देखिए, परिवार के अनेक स्वरूप होते हैं। मुख्य रूप से परिवार की 2 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। देखिए सबसे पहला है एकाकी परिवार, दूसरा है संयुक्त परिवार, ठीक है। तो सबसे पहले हम एकाकी परिवार के बारे में बात करेंगे। देखिए एकाकी परिवार जिस परिवार में केवल पति पत्नी अपने अविवाहित बच्चे के साथ रहते हैं उसे एकाकी परिवार कहते हैं। मान लीजिए कि मैं, मेरी धर्मपत्नी, मेरे 2 बच्चे, ठीक है, तो इसी को एकाकी परिवार कहा जाता है। दूसरा है संयुक्त परिवार, ये अनेक एकाकी परिवारों से मिलकर बनता है। इसमें एक से अधिक युगल यानी दाम्पत्य होते हैं और अक्सर 2 से 2 अधिक पीढ़ियाँ के लोग अक्सर निवास करते हैं। यानी मेरे पिताजी के भी पिताजी, ठीक है, मेरे पिताजी के भी पिताजी, ठीक है, और मेरे भी बच्चों, ठीक है, मेरे भी बच्चे, ठीक है। तो उस प्रकार से 2 पीढ़ियाँ का इसमें भी निवास करते हैं। इसको संयुक्त परिवार कहते हैं, जिसमें मिलकर सभी लोग रहते हैं। एकाकी परिवार मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, मेरी धर्मपत्नी, ये 2-4 लोग निवास करते हैं, उसको एकाकी परिवार। जिसमें 2 पीढ़ियाँ निवास करती चली आ रही हैं उसको एकाकी परिवार, उसको एक संयुक्त परिवार, ठीक है स्टूडेंट। अब देख लेते हैं इसमें और है पारिवारिक संरचना के आधार पर देख लेते हैं। इसमें क्या है देखिए, अन्य आधारों पर परिवार का वर्गीकरण इस प्रकार है। जैसे सबसे पहला है पितृ सत्तात्मक परिवार। देखिए पितृ सत्तात्मक परिवार क्या है कि इसमें देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए इसमें मना पितृपक्ष समानता बोध वयोवृद्ध पुरुष जिसे भी कहा जाता है नियुक्त, यानी जिसमें पिता का साया होता है ना, जिसमें वो मालिक पिता होता है, उसी को पितृ सत्तात्मक परिवार कहते हैं। दूसरा है मातृ सत्तात्मक परिवार, इसमें सत्ता माता या माता के पक्ष की किसी व्यक्ति जैसे मामा में निहित होता है, तो उसको मातृ सत्तात्मक परिवार कहते हैं, ठीक है। तो परिवार के विभिन्न रूप क्या हो सकते हैं, मैंने परिभाषा आपको बता दिया है, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि सांप्रदायवाद या सांप्रदायिकता क्या है। सांप्रदायवाद या सांप्रदायिकता क्या है, 6 नंबर का क्वेश्चन से इसका उत्तर में साथ में बात करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। उत्तर देखिए, उत्तर है कि रोजमर्रा की भाषा में सांप्रदायिकता या सांप्रदायवाद का अर्थ है, सांप्रदायवाद ये वाद की जगह पर दा होना चाहिए, ठीक है। सांप्रदायवाद का अर्थ धार्मिक पहचान पर आधारित आक्रामक उग्रवाद स्वयं में एक ऐसी अभिवृत्ति है जिसमें अपने समूह को वैध या श्रेष्ठ समूह मानती है और अन्य समूहों को निम्न, अवैध अथवा विरोधी समझती है। भारत में सांप्रदायवाद एक विशेष क्या है मुद्दा, यहाँ पर मुद्दा होना चाहिए, ठीक है, बन गया है, क्योंकि ये तनाव एवं हिंसा का पुनरात्मक शीत रहा। धार्मिक मतभेद के कारण उत्पन्न होने वाली हिंसक गतिविधियों को सांप्रदायिक दंगा कहा जाता है, जिसमें निर्दोष लोगों की धार्मिक उन्माद के कारण हत्या कर दी जाती है, ठीक है। तो सांप्रदायवाद या सांप्रदायिकता क्या है, इसका भी मैंने परिभाषा बता दिया है। अब चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन 24 नंबर, ठीक है। देखिए
जातीय विषमता को दूर करने के लिए अपनाई गई कुछ नीतियों का वर्णन कीजिए। ठीक है, 6 नंबर का ये भी क्वेश्चन है। कुछ नीतियाँ हैं, इन्हीं के बारे में हमें वर्णन कर देना है। तो देखिए उत्तर देखिए, जातीय विषमता को दूर करने के लिए समय समय पर अनेक नीतियां अपनाई गई हैं। जैसे सबसे पहला पॉइंट है, वर्ष 1935 में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों की अनुसूचियां तैयार की गई। इन अनुसूचियों में उल्लेखित जातियों के विरुद्ध उच्च स्तर पर बढ़ते जा रहे भेदभाव के कारण विशेष व्यवहार का पात्र माना गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए इसमें क्या है कि 1850 ईस्वी का जातीय निरयोग्यता निवारण अधिनियम ये व्यवस्था करता है कि केवल धर्म या जाति के परिवर्तन के कारण ही नागरिकों के अधिकारों को कम नहीं किया जाएगा। ठीक है, जाति और विषमता के कारण जो नागरिक का अधिकार है वो उसको दिया जाएगा। नागरिक का अधिकार बिल्कुल भी कम नहीं किया जाएगा, चाहे आप कोई भी कास्ट के हों। ठीक है, ये समझ में आ गया। अगला पॉइंट है, भारतीय संविधान अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन का आरक्षण संबंधी उपलब्ध लागू करने पर बल देता है। ठीक है, ये उपलब्ध लागू करने पर क्या देता है, बल देता है। इसका अगला पॉइंट देखिए, चौथा नंबर पॉइंट भी कह सकते हैं, वर्ष 1955 में अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए हेतु अस्पृश्यता यानी अपराध अधिनियम पारित किया गया। अब बेसिकली स्टूडेंट आप लोग बताइए कि अस्पृश्यता होता क्या है। देखिए अस्पृश्यता का अर्थ होता है प्यारे विद्यार्थी छुआछूत, यानी जो लोग छुआछूत मनाते हैं कि भैया आप इस कास्ट के हैं, आप लोग इस कास्ट के हैं, तो यही होता है अस्पृश्यता। इसका अधिनियम भी पारित किया गया है स्टूडेंट। ठीक है, इसका अधिनियम कब पारित किया है देख सकते हैं, 1850 ईस्वी में जातीय निरयोग्यता अधिनियम पारित किया गया है। ठीक है, तो ये भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन 25 नंबर। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है कि धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। धर्मनिरपेक्षीकरण, यहाँ पर धर्मनिरपेक्षता भी पूछा जा सकता है, लेकिन क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो देखिए प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं, यानी कुछ पॉइंट के हिसाब से दिया गया है, 1 2 3 4 नंबरिंग के हिसाब से दिया गया है, ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। और एग्जामिनर भी भैया बोर्ड एग्जाम में क्या है, एग्जामिनर भी ऐसे ही आपसे क्वेश्चन का आंसर मांगता है कॉपी में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला पॉइंट है, यहाँ पर देखिए क्या है, यह एक लौकिकता में लोगों का विश्वास बढ़ाता है तथा उनकी अलौकिक भावनाओं, यहाँ पर भावनाओं लिख गया है, भावनाओं में कमी करता है। दूसरा, ये लोगों में प्राकृतिक सत्ता के प्रति आस्था को कम करता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट इसमें, ये तर्कवाद, चिंतन, स्वतंत्रता एवं नए विचारों को बल प्रदान करता है। चौथा है इसमें, धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रक्रिया ने धर्म के सिद्धांतों में परिवर्तन किया है। पांचवा पॉइंट है, इसके कारण लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के अनुरूप विभिन्न परिस्थितियों में स्वीकारने लगे हैं। ठीक है, ये भी हो गया है। 6 नंबर देखिए, धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रक्रिया के कारण लोगों की मानसिकता में बदलाव आया है। ठीक है, और 7वां है, धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रक्रिया समाज को परंपरागत व रूढ़िवादी विचारधारा का खंडन करती है। ठीक है, तो जो भैया हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, वो कुछ इसी प्रकार से हैं जो कि मैंने आपको बता दिया है। कुछ 7 प्रकार की ये विशेषताएं हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए जो कि हमारा लघु उत्तरीय का आखिरी क्वेश्चन भी माना जाएगा। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन ही होते हैं, 6 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं समाजशास्त्र में लघु उत्तरीय में। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है कि स्त्री पुरुष अनुपात का क्या अर्थ है। एक, गिरती हुई स्त्री पुरुष अनुपात के क्या कारण निहित है, समझाइए। ठीक है, क्या कारण निहित है समझाना है हमें। 6 नंबर का बाबू क्वेश्चन है, इसका आंसर भी चलिए देख लेते हैं किस तरह से इसका आंसर होगा। उत्तर देखिए, स्त्री पुरुष अनुपात, ठीक है 2 बार आ गया है। लिंगानुपात से तात्पर्य किसी विशेष क्षेत्र में एक निश्चित अवधि के दौरान प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या में होता है। लैंगिक या लिंग संतुष्ट जनसंख्या या संतुष्ट जनसंख्या में स्त्री पुरुष अनुपात का महत्वपूर्ण सूचक होता है। ऐतिहासिक दृष्टि में भारत के, यहाँ पर देखिए, परंपरावादी समाज में स्त्री पुरुष अनुपात के पक्ष में रहा है, अर्थात प्रति 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या सामान्यतः 1000 से अधिक ही रहती है। चीन, दक्षिण कोरिया और
विशेष रूप में, देखिए विशेष रूप में भारत पुरुष या भारत पुरुष अनुपात निरंतर कम होता जाता है। यहाँ पर देखिए कोरिया और विशेष रूप से रूस भारत पुरुष अनुपात निरंतर यहाँ पर कम होता जा रहा है। 20वीं सदी के आरंभ में भारत के प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या 1972 थी। अब की बात की जाए 2011 की जनगणना के अनुसार तो 1000 पुरुष के पीछे 942 स्त्रियाँ थी। ठीक है, और इसमें कुछ मिस्टेक आपको दिख रहा होगा जो कि कंप्यूटर के द्वारा एक गड़बड़ी हो गया है स्टूडेंट में, लेकिन मैं आपको थोड़ा समझाने का प्रयत्न कर देता हूं कि जहां पर गड़बड़ी लगता है मुझको। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं मेरे 6 जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर मैंने आपको पूरा बता दिया है, प्रश्न सहित उत्तर बताया है। ठीक है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका आपको आंसर भी लिख लेना है कॉपी में, समाज शास्त्र के जो हमारे स्टूडेंट हैं। अब हम देख लेते हैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्न को। ठीक है, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न जो कि 8 नंबर का आपका पूछा जाता है। पहले ये 10 नंबर का पूछा जाता था, लेकिन अब 8 नंबर का पूछे जाने लगा है। तो देखिए इसमें क्या है, 27 नंबर क्वेश्चन देखिए कि नगरीकरण क्या है। ठीक है, नगरीकरण क्या है, इसके प्रभाव की व्याख्या करना है हमें। तो नगरीकरण क्या है, इसके प्रभाव की व्याख्या कर दीजिए। अथवा करके क्वेश्चन है, आप ये वाला कर लीजिएगा। भारत में प्रमुख समाज सुधारक आंदोलन का वर्णन कीजिए। दोनों में से किसी एक को करना है, कर लीजिए, 8 नंबर पक्का हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था द्वारा ग्रामीण समाज में उत्पन्न परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। ठीक है, ये भी 8 नंबर का क्वेश्चन है। ये नहीं आपको पसंद आ रहा है, ये इसका आंसर नहीं आ रहा आपको, तो संस्कृतिकरण पर एक आलोचनात्मक लेख लिख देना है। ठीक है, तो 8 नंबर इसमें भी पक्का हो जाएगा। अब हमारा बचता है 29 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्र को परिभाषित करना क्यों कठिन है, आधुनिक समाज में राष्ट्र और राज्य कैसे बाधित थे, इसके बारे में बताना है भैया। 8 नंबर का ये भी क्वेश्चन है और इसमें भी आपको दिया हुआ है अथवा भारत में जनसंख्या नीति पर प्रकाश डालिए। तो टोटल कितने क्वेश्चन दिए हुए हैं, टोटल आपके लघु विस्तृत उत्तरीय में आपके 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, करना आपको 3 ही है, जिसके लिए आपको दिए जाएंगे कितने नंबर, 24 नंबर दिए जाएंगे शायद। तो 8 का 16 अतिरिक्त 24 नंबर आपको दिए जाएंगे। अथवा लगकर क्वेश्चन है तो काफ़ी फायदा होने वाला है। मान लीजिए कि आपको उस प्रश्न का उत्तर नहीं पता है तो इसका तो आप जरूर दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका आंसर कहाँ पर मिलेगा, आपके क्वेश्चन बैंक बुक में, नहीं तो आपको हमारी वीडियोज में मिल जाएगा। सिंपल सा आपको क्या कर सर्च करना है कि नगरीकरण क्या है, इसके प्रभाव की व्याख्या कीजिए। यूट्यूब पर सर्च करना है बाय शिवम स्टडी नॉलेज, आपको वीडियो मिल जाएगा जिसमें मैंने आंसर बताया है। ठीक है, मैंने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट वीडियो जो लेकर आ रहा हूँ उसमें मैंने इसका आंसर बता दिया हूँ। तो फिलहाल स्टूडेंट आप देख सकते हैं जो ये मॉडल पेपर है, वायरल मॉडल पेपर 2025 यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए पूरा मैंने सॉल्व करके बता दिया आप लोगों को।